Hello friends, once again I am before you with new 10 sentences of error spotting. जैसा कि आप जानते हैं मैं रोज 10 सेंटेंस आपको एरर स्पॉटिंग के दे रहा हूँ वीडियो शूट करके। 10 इसलिए कि हम अगर बहुत ज़्यादा सेंटेंस देते हैं तो उसमें देखने में समय भी ज़्यादा लगता है और सारा का सारा हम पिकअप भी नहीं कर पाते हैं। तो चलते हैं 10 सेंटेंस की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूं कि हमने 15 डेज ऑनलाइन क्लास फ्री करी थी। उसके 15 डेज के जितने भी वीडियोज़ हैं वो सब यूट्यूब पे हमेशा उपलब्ध रहेंगे। जब चाहें आप उनको देख के और अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं, और फ्रेंड्स को भी आवश्यकता हो तो 15 डेज का जो भी क्लासेस थी वो आप उनको फॉरवर्ड करके दे सकते हैं ताकि वो लोग भी उन चीज़ों को सीख लें। फ्रेंड्स, हम बहुत जल्दी अपना खुद का ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं इंग्लिश वाले सदा जी के नाम पे। उस ऐप में जीरो से लेकर लास्ट तक हर चीज़, पूरी ग्रामर, पहले बेस बनाया जाएगा, फिर पूरी ग्रामर होगी। जब बेस बनाएंगे टेंसेस, और टेंसेस के अलावा बहुत सारे कार्यक्रम हैं मेरे पास इंग्लिश के, हिंदी के क्षण के इंग्लिश बनाना। केवल 12 टेंस पढ़ने से ट्रांसलेशन में मास्टरी नहीं होती है। अगर आप 12 टेंस अच्छी तरह सीख लेंगे तो 12 प्रकार के सेंटेंस की इंग्लिश बना पाएंगे, लेकिन हिंदी में सेंटेंसेस बहुत सारे होते हैं। तो उसका मेरा एक मतलब जो है ना, अपना खुद का ऑन क्रिएटेड मेथड है जिसको सीखने में थोड़ा समय लगता है, पेशेंस की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप पेशेंस रख के और मेरा जो कोर्स है उसको अगर आप सीख लेते हैं तो मेरा ये मानना है कि इंग्लिश की करीबन आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, निश्चित रूप से ख़त्म हो जाएगी। पर बेस बनाना ज़रूरी है ताकि हम आगे जो भी ग्रामर पढ़ेंगे उसको समझ सकें। तो ग्रामर को समझना और उसको करने के लिए बेस का होना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, मैं सारी ग्रामर बिना नियम के पढ़ाता हूँ। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है लेकिन ये हकीकत है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी सारा कोर्स लेके ऑनलाइन आ रहा हूँ। आप देखेंगे कि हर टॉपिक बहुत ही सरल अंदाज में पढ़ाया गया है, जैसे कि एक्टिव पैसिव है। तो मैं एक्टिव का पैसिव बनाना सिखाने से पहले स्टूडेंट को ये कहता हूँ कि पहले आप देख लीजिए कि एक्टिव क्या चीज़ होती है, पैसिव क्या चीज़ होती है, यह टॉपिक कब तक काम आएगा, या केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक सीमित है, या इसका मतलब यानी इंग्लिश की दुनिया में कोई यूज़ है कि नहीं। बोलते समय, लिखते समय बहुत सारे प्रश्न होने चाहिए। उन सारे प्रश्नों को माइंड में लेके जब आप एक्टिव पैसिव टॉपिक सीखेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि एक्टिव का पैसिव बनाइए और पैसिव का एक्टिव बनाइए, ये केवल एग्जाम तक ही सीमित है। इसका स्पोकन में और ड्राफ्टिंग में कोई रोल नहीं है। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? आप समझे नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ एक्टिव का पैसिव को बदल दो और पैसिव को एक्टिव बदल दो, ये इसका कोई रोल नहीं है, इसका कोई मतलब फ़ायदा नहीं है। हमने कहा ऐसे कर देना, आपने ऐसे कर देना, आपको क्या मिला? हाँ, हिंदी में जो पैसिव सेंटेंस होते हैं उनकी इंग्लिश कैसे बनाई जाती है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो वो टॉपिक मैं अलग से मतलब शूट करके आप तक भेजूंगा। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत जल्दी सारा का सारा कंटेंट लेके आपके सामने आ रहा हूँ। जितने भी टॉपिक होंगे उनको बहुत सरल भाषा में एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। उसकी एक लंबी प्रैक्टिस दी जाएगी, उसको आपको आंसर की मिलेगी, साथ में उसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी वो आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजें एंड यू विल गेट द आंसर्स ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स व्हाट यू विल प्लेस टू मी, ठीक है, वाया कमेंट बॉक्स। तो फ्रेंड्स, ये सूचना मेरे को आपको देनी थी, और इसी सूचना के साथ आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। नेक्स्ट 10 सेंटेंसेज विथ एरर बिफोर यू ऑन द स्क्रीन। सो फ्रेंड्स, देखिए पहला सेंटेंस है, द पर्पज ऑफ दिस बुक हाउएवर इज नॉट टू डिस्कस दिस बेसिक इश्यूज in its various aspects. Once again, I will go through this sentence. The purpose of this book, however, is not to discuss these basic issues in its various aspects. हिंदी, the purpose of this book, इस किताब का जो पर्पज है, उद्देश्य है, however, is not to discuss these basic issues. कहते हैं जो बेसिक इश्यूज हैं उनको डिस्कस करना नहीं है, in its various aspects, इसके कई जो रूप हैं उनमें।
फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं सेंटेंस में, द पर्पज ऑफ दिस बुक हाउएवर इज नॉट टू डिस्कस दीज बेसिक इश्यूज, ये प्लूरल है। तो फिर आगे यहाँ इट्स हटेगा और हमें यहाँ पे करना पड़ेगा देयर, क्योंकि इश्यूज प्लूरल है तो आगे जो प्रोनाउन आएगा, ठीक है ना, वो भी प्लूरल ही आएगा। तो हम यहाँ पे इट्स हटा के देयर कर देंगे। नाउ द सेंटेंस इज करेक्ट। तो करेक्ट सेंटेंस को क्या पढ़ेंगे आप? द पर्पज ऑफ दिस बुक हाउ इज नॉट टू डिस्कस दिस बेसिक इश्यूज in their various aspects, just because of the issues is plural. Clear? So move to the next. You have not cared to see that your expenditure was more than your salary. Once again I will go through this sentence. You have not care, कहता तुमने बिल्कुल भी परवाह नहीं करी है, to see, ये देखने की, that your expenditure was more than your salary, कि आपका जो खर्चा था वो कमाई से ज़्यादा था, कमाई कम थी, खर्चा आपने ज़्यादा किया, इसकी आपने बिल्कुल भी परवाह नहीं करी है। ये इसकी हिंदी है। यू हैव नॉट केयर टू सी, कहता है आपने मतलब इस चीज़ की परवाह ही नहीं करी है, दैट योर एक्सपेंडिचर वॉज मोर देन योर सैलरी, कि आपका खर्चा आपकी कमाई से ज़्यादा था। फ्रेंड्स, आप अगर गौर से देख रहे हो तो मिस्टेक आपको ही पकड़ में आने लगी होंगी। देखिए, जब हम उस माहौल में रहेंगे, मैं रोज़ आपको 10 सेंटेंसेस एरर स्पॉटिंग के दे रहा हूँ, ठीक है, उसकी आपको गलती भी बता रहा हूँ कि कहाँ एरर है, और मैं उसका रीज़न भी बता रहा हूँ, ताकि केवल आप लोग रटे नहीं, उस रीज़न को समझें, उस कॉन्सेप्ट को समझें, तो फिर वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रह जाएंगे। तो जब कभी वो सेंटेंस रिपीट होता है कहीं, तो एट वंस क्लिक होगा वो चीज़ की, या ये सेंटेंस अपन ने पढ़ा था, इसका ये कॉन्सेप्ट है और यहाँ पे ये मिस्टेक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे टेंस की मिस्टेक है। यू हैव, ये यू के साथ हैव आ रहा है। राइट नाउ दिस सेंटेंस इज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और आप जानते हैं अच्छी तरह से कि तीनों परफेक्ट टेंस के अंदर, वेदर इट इज प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, बट इन 3 ऑफ द परफेक्ट टेंसेज वी हैव टू यूज थर्ड फॉर्म, एंड दैट इज नॉट हियर। तो यहाँ हैव आ रहा है, तो हम मतलब जो है इस केयर में यहाँ तो डी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा केयर्ड, क्योंकि थर्ड फॉर्म की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस के अंदर थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। यहाँ केयर फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है, हमने इसके अंदर डी लगा दिया, अब ये सेंटेंस करेक्ट हो गया, है ना। तो मिस्टेक क्या निकली? परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म नहीं लगी हुई है, हमने लगा दी यू हैव नॉट केयर्ड टू सी दैट योर एक्सपेंडिचर वाज मोर देन योर सैलरी। नाउ द सेंटेंस इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस इज बिफोर यू। Most of the third world country are experiencing the ethnic or communal problems in various degrees. Once again, I will go through it. Most of the third world countries are experiencing the ethnic or communal problems in various degrees. Hindi, most of the third world countries, तीसरे विश्व की जो अधिकतर देश हैं, are experiencing, वो अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, द एथनिक एंड कम्युनल प्रॉब्लम्स, जातीय और सांप्रदायिक समस्याओं इन वेरियस डिग्रीज, कई स्तर पर। यानी हमारे देश में जातीय और सांप्रदायिक जो समस्याएं पैदा हो रही हैं हर स्तर पर, उसका हम लोग अनुभव ले रहे हैं, और ये अधिकतर देशों के अंदर ये प्रॉब्लम है। राइट? फिर हिंदी एक बार देख लीजिए। देखिए स्टूडेंट, केवल एरर स्पॉटिंग से मतलब नहीं है, जो भी सेंटेंस है उसको समझना जरूरी है। इसलिए मैं क्लास के अंदर आई ऑलवेज एडवाइस टू माई स्टूडेंट्स कि जो ग्रामर पढ़ाई जा रही है, जो बताया जा रहा है, उसे रटे नहीं, क्रेम नहीं करें। आई डिसलाइक क्रेमिंग। मैं चाहता हूं कि मतलब नियम नहीं हो। कितने नियम रटेगा आप लोग? कितने नियम रटोगे फ्रेंड्स? एक टॉपिक के बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो ये तो मतलब जो है बहुत बड़ा पुलिंदा बन जाएगा नियम का। माई पर्सनल एडवाइस टू ऑल ऑफ यू कि आप नियमों में न जा करके टॉपिक के जड़ में जाएं, उसका सेंस यूज़ करें, तो आपको लगेगा कि ये टॉपिक कुछ भी नहीं है, एक ही बार पढ़ने के टॉपिक हैं। और जैसा कि मैंने कहा, मैं एक्टिव ऐसे एक लाइन में ख़त्म कर देता हूँ। डायरेक्ट इतना लंबा टॉपिक है, मैं 2 सेंटेंस बोलता हूँ, डायरेक्ट बिल्कुल ख़त्म कर देता हूँ। डिग्री टॉपिक है, 3 सेंटेंस में ख़त्म कर देता हूँ। रिमेनिंग जितने भी टॉपिक्स हैं ग्रामर के, उसमें कहीं नियम की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये कहते हुए मैं कहीं हेजिटेट नहीं करूँगा, जब आप मेरा कोर्स खरीदेंगे तो बिल्कुल आपको लगेगा कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला,
और इट वॉज वेरी मच पॉसिबल टू लर्न एंटायर ग्रामर विदाउट एनी रूल। तो आपका वजन हल्का कर देंगे हम। नियम पढ़ाऊंगा तो नियम का पुलिंदा बढ़ता जाएगा, बहुत सारा प्रेशर आएगा माइंड के ऊपर। मेरे को प्रेशर रखना नहीं, आपका प्रेशर कम करना है। और इसीलिए मैंने पढ़ाने का जो मेथड निकाला है वो मेरा खुद ऑन क्रिएटेड मेथड है, दिया कि ईश्वर का है, लेकिन यू विल एंजॉय, आई एम डेट श्योर अबाउट इट। तो मेरा कोर्स खरीदने में आपको कहीं भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए। और जैसा कि अभी मैंने कहा कि ऐप बहुत जल्दी लॉन्च हो रहा है इंग्लिश वाले सदाजी के नाम से। फ्रेंड्स, तो हमने बताया कि यहाँ पे है के साथ थर्ड फॉर्म आ जाएगी। हम बात कर रहे थे इसकी, तो मोस्ट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, दुनिया के अधिकतर देश इस बात का अनुभव ले रहे हैं कि जातीय और सांप्रदायिक जो समस्या हैं कई स्तर पर उनको लोग महसूस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, देश ज़्यादा है ना, तो यहाँ कंट्री आपको डिलीट करना है और यहाँ पे कंट्रीज करना है। क्योंकि यहाँ पे कंट्रीज आएगा, क्योंकि देश एक ही थोड़ी है, तो यहाँ पे कंट्री को आप कंट्रीज करेंगे। नाउ द सेंटेंस इज राइट। तो अब हम सेंटेंस को पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आर एक्सपीरियंसिंग द एथनिक एंड कम्युनल प्रॉब्लम्स एट वेरियस डिग्रीज। क्लियर? नेक्स्ट, नो प्लूरल सोसाइटी विच इज अंडरगोइंग चेंज। कहता है आज जो प्लूरल सोसाइटी है ना, जिसमें बहुत सारे लोग रह रहे हैं, विच इज अंडरगोइंग चेंज, उन सब में चेंज आ रहा है। कैन बी फ्री विथ कम्युनल और एथनिक टेंशन। कहता है वो सारी के सारी जो है ना, कैन बी फ्री विथ कम्युनल और एथनिक टेंशन। क्या वे कम्युनल, सांप्रदायिक और एथनिक, ठीक है, इन समस्याओं से अलग हो सकते हैं क्या, ये कहना चाह रहा है। नो प्लूरल सोसाइटी विच इज अंडरगोइंग चेंज कैन बी फ्री विथ। फ्रेंड्स, आपने पढ़ा होगा फ्री के बाद कभी भी कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी एक्सेप्ट फ्रॉम। जब कभी भी आप फ्री वर्ड को यूज करें, ठीक है, बोलने में, लिखने में, तो फ्री के बाद फ्रॉम प्रीपोजिशन फिक्स है। यहाँ विथ आ रहा है, सो वी हैव टू डिलीट विथ एंड वी हैव टू इंसर्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम। तो फ्री के बाद हमेशा फ्रॉम आएगा बोलते समय, लिखते समय। और मान लो प्रीपोजिशन का टॉपिक कर रहे हैं तो फ्री के बाद फ्रॉम आएगा। और जैसे कि अभी हम एयर स्पॉटिंग कर रहे हैं, तो जब कभी फ्री के बाद कोई दूसरी प्रीपोजिशन आ रही है, यू डिलीट इट एंड राइट फ्रॉम, योर सेंटेंस विल बी करेक्ट। तो नो प्लूरल सोसाइटी विच इज अंडरगोइंग चेंज। कोई भी जो बहु मतलब जो सोसाइटी है, वो उसमें जो इज अंडरगोइंग चेंज, उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, कैन बी फ्री। कहता है वो फ्री नहीं हो सकती हैं सांप्रदायिक और मतलब जो राष्ट्रीय से संबंधित समस्याओं से। तो यहाँ पे हम फ्री के बाद विथ की जगह हम फ्रॉम कर देंगे, सेंटेंस राइट हो जाएगा। कुल मिला के फ्री के बाद फ्रॉम लगता है, दिस थिंग यू हैव टू कीप इन द माइंड, बिकॉज कई जगह प्रीपोजिशन फिक्स होता है, तो यहाँ प्रीपोजिशन फिक्स है। मूव टू द नेक्स्ट, द रीगेनिंग ऑफ फ्रीडम। कहता है आज़ादी की जो दोबारा प्राप्ति हुई, द रीगेनिंग ऑफ फ्रीडम एज वी वेल नो has given rise for many dormant issues and conflicts in our society. Once again, the regaining of freedom, as we well know, has given rise for many dormant issues and conflict in our society. हिंदी बोलता हूँ, the regaining of freedom, आज़ादी की जो वापस मतलब जो दोबारा जो आज़ादी की प्राप्ति हुई, जैसा कि हम जानते हैं, उस प्राप्ति ने has given rise, उसने कई हैज़ गिवन राइज टू मैनी डॉर्मेंट, डॉर्मेंट कहते हैं फालतू के मुद्दे, निष्क्रिय, जिनका कोई यूज़ नहीं होता, फालतू के मुद्दों को और मतभेद मतलब जो समाज के अंदर पैदा हुए। हिंदी फिर सुनिए, मैं हमेशा ही चाहूँगा कि आप हर चीज़ को समझें। हमें एरर स्पॉटिंग से मतलब नहीं है, एरर स्पॉटिंग के सारे हमको समझना भी है, ताकि मतलब जो हम लोगों को समझने की आदत बने। तो वी मस्ट हैव ए क्यूरियोसिटी टू अंडरस्टैंड वट एवर यू आर रीडिंग, वट एवर यू आर स्पीकिंग, वट एवर लिसनिंग, उसको ध्यान से सुने। और सुनना और अच्छा पढ़ने से ही हम लोगों को हर चीज़ समझ में आएगी। तो द रीगेनिंग ऑफ फ्रीडम, आज़ादी की जो पुनः प्राप्ति हुई, एज वी वेल नो, जैसा कि हम जानते हैं, उस आज़ादी की प्राप्ति ने हैज़ गिवन राइज फॉर मैनी डॉर्मेंट इश्यूज, उस आज़ादी की प्राप्ति ने कई मुद्दे पैदा किए, फालतू के मुद्दे, और समाज के अंदर मतभेद पैदा किए। फ्रेंड्स, राइज के बाद यहाँ सेंस के हिसाब से ये हमको हटाना पड़ेगा और हमको टू लिखना पड़ेगा।
उसने कई मुद्दों को जन्म दिया है। को अगर हिंदी देखते हैं तो को के लिए टू का यूज किया जाएगा। क्लियर? तो हिंदी के हिसाब से राइज टू आएगा, फोर हटेगा। तो वी हैव टू डिलीट फोर एंड वी हैव टू इंसर्ट प्रीपोजिशन टू। नाउ द सेंटेंस इज राइट। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस is before you. I have worked in this office for 6 years, but now work in a different office. Once again, I have worked in this office for 6 years, but now I work in a different office. हिंदी, I have worked, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। हैव के साथ जब कभी थर्ड फॉर्म देखें, परफेक्ट टेंस जो होते हैं उनके हेल्पिंग अब याद रखें। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव है, पास्ट हैड, फ्यूचर परफेक्ट के शैल हैव, विल हैव, इनके साथ थर्ड फॉर्म लगनी है। तो आई हैव वर्कड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, मैंने काम किया है इस ऑफिस में 6 साल। ओके, बट नाउ आई वर्क इन अ डिफरेंट ऑफिस। इसको यूं समझें कि आप अपने दोस्त के साथ कहीं जा रहे हैं, आप दोस्त के साथ कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आपको एक बिल्डिंग दिखी, तो आपने दोस्त को बोला कि ये जो बिल्डिंग देख रही है ये मेरा ऑफिस था पहले, मैंने इस ऑफिस में 6 साल काम किया है, अब मैं दूसरे ऑफिस में काम करता हूँ। तो जो बिल्डिंग आप दिखा रहे हो और आप कह रहे हो मैंने इस ऑफिस में 6 साल काम किया है नहीं किया था, क्योंकि वहाँ आप काम नहीं कर रहे हैं। तो एज पर द सेंस ऑफ द सेंटेंस हमको ये हैव हटाना है और यहाँ पे हैड लिखना पड़ेगा, क्योंकि सेंटेंस पास्ट को जा रहा है, सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो हैव डिलीट करके हम हैड कर देंगे, अब ये सेंटेंस राइट हो जाता है। तो ये हिंदी के हिसाब से इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है। मिस्टेक ये कि सेंस है। सेंस क्या कहता है कि सेंटेंस पास्ट का है। जब आपने ऑफिस छोड़ ही दिया है तो उसमें मतलब दिया है नहीं बोलेंगे, मैंने इस ऑफिस में इतने साल काम किया था। सो डिलीटिंग हैव, वी हैव टू इंसर्ट हैड। नाउ द सेंटेंस इज राइट। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस इज बिफोर यू, द लीडर अलोंग विथ हिज वाइफ एंड 2 सन्स। ध्यान से सुने, एक यूज है, देखिए तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। The leader along with his wife and 2 sons was received at the entrance of the hall by due ceremony. Right? Once again I will go through this sentence. The leader along with his wife and 2 sons was received at the entrance of the hall by due ceremony. Hindi. The leader along with his wife. कोई लीडर है, नेता है, अपनी पत्नी के साथ और 2 बेटों के साथ was received at the entrance of the hall. ठीक है, कहीं वो लोग गए किसी कार्यक्रम में, तो हॉल के एंट्रेंस पे उनका स्वागत किया गया, उनको रिसीव किया गया बड़ी इज्जत के साथ, बाय ड्यू सेरेमनी। क्लियर? फ्रेंड्स, पीछे भी ये सेंटेंस आया था रिपोर्टिंग में, और क्या कॉन्सेप्ट है सुनिए ध्यान से। देखिए, 2 सब्जेक्ट के बीच में कभी भी in addition to, as well as, with। मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूं। द लीडर अलॉन्ग विथ हिज वाइफ एंड 2 सन्स वॉज रिसीव्ड एट द एंट्रेंस ऑफ द हॉल बाय ड्यू सेरेमनी। एक कॉन्सेप्ट है, देखिए इसमें 2 सब्जेक्ट के बीच में जब कभी इन एडिशन टू, एज वेल एज विद दिखाई दिए, ऐसे सेंटेंस के अंदर जो हेल्पिंग और आएगा ना, वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट आता है। यहां द लीडर अलोंग विथ हिज वाइफ एंड 2 सन्स वॉज, यहां वॉज आ रहा है लीडर के हिसाब से। मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको इसलिए दिया है कि ये सेंटेंस रिपीट होंगे। रिपीट इसलिए करने पड़ते हैं ताकि जब कभी रिकॉल, रिपीट क्यों करता हूं कई जगह सेंटेंस, कि उस सेंटेंस को देख के आपके माइंड में वो रिकॉल हो कि ये चीज़ मैंने कहीं पढ़ी है। तो ये टीचिंग मेथड में आता है, आगे पढ़ाते जाना, लेकिन उसको कहीं ना कहीं आपको मजबूर करना सोचने के लिए
या आपके माइंड में वो चीज़ रिकॉल हो, इसके लिए मुझे कई सेंटेंस रिपीट करने पड़ते हैं। टीचिंग एंटायर साइकोलॉजी है, फिलॉसफी है, आइडियोलॉजी है, हाउ टू फीड द माइंड्स। स्टूडेंट के माइंड को चलाना कैसे है, सुनाना नहीं है, उनके माइंड को चलाना है। जब उनका माइंड चलने लगेगा तब मतलब वो लोग प्रोग्रेस की तरफ जाएंगे। सुनाना अलग चीज़ होती है, सुनाने का मतलब है उसको क्लेम करना है सारा का सारा, तो हम उसे अपॉर्चुनिटी दे ही नहीं रहे सोचने की। तो दिस इज़ द वे कि मैं जब रिपीट करूँगा तो डेफिनेटली वो चीज़ रिकॉल होगी, यार ये पहले भी सेंटेंस आया था, तो वो माइंड के ऊपर मतलब जो थोड़ा सा वजन आता है, सोचने के लिए मजबूर होता है। तो माई टीचिंग सेज नो, वी आर टू कॉम्पेल टू द स्टूडेंट्स टू थिंक, कि आदमी सोचना शुरू करे। तो यहाँ मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर जो एरर है वो ये नहीं है। आप जानते हैं कि ड्यू जो वर्ड है उसके पहले आता है हमेशा विथ। एप्लीकेशन हम जब कोई भी एप्लीकेशन लिखते हैं तो क्या शुरू करते हैं, विथ ड्यू रेस्पेक्ट आई बैक टू से दैट। ये लाइन आपने सुनी होगी। तो ड्यू से पहले हमेशा विथ आता है, बाय नहीं। लेकिन मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिया है कि जब कभी दो सब्जेक्ट के बीच में इन एडिशन टू एज वेल एज और विथ आ जाए, ऐसे सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट लगता है। और इस तरह के सेंटेंस रिपीट होंगे, ताकि मतलब 2-4 दफ़े जब आप रिपीट होंगे तो वो चीज़ आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। बस आप तो वीडियोस रोज देखते रहिए 2-3 बार, ये चीज़ें ऑटोमेटिक आपके माइंड में फीड होती चली जाएंगी एंड यू विल बी वेरी कंफर्टेबल व्हाइल स्पीकिंग एंड ड्राफ्टिंग। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। जनरली व्हेन इन डिफिकल्ट सिचुएशन आई प्रेफर टेकिंग एडवाइस फ्रॉम माई फ्रेंड्स देन ट्राइंग टू डील विथ इट ऑन माई ओन। एक बार फिर पढ़ता हूँ। जनरली व्हेन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन I prefer taking advice from my friends than trying to deal with it on my own. हिंदी, जनरली व्हेन इन डिफिकल्ट सिचुएशन, कहता है मैं मेरी बारे में बात करूं जैसे कि जब कभी मेरे सामने कोई समस्या आती है, आई प्रीफर टेकिंग एडवाइस फ्रॉम माई फ्रेंड्स, तो मैं दोस्तों से सलाह लेना ज़्यादा पसंद करता हूं देन ट्राइंग टू डील विथ इट ऑन माई ओन। कि मैं खुद की चेपूँ, जैसे अपन हिंदी की भाषा में कह सकते हैं, खुद की लगाऊं, उससे बढ़िया मैं क्या करता हूँ, फ्रेंड्स की एडवाइस लेता हूँ, फिर मैं कंक्लूजन निकालता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। क्लियर, ये इसकी हिंदी है। एक बार हिंदी फिर बोलता हूँ। जनरली व्हेन इन डिफिकल्ट सिचुएशन, जब कभी मेरे साथ में मुसीबत आती है, आई प्रीफर टेकिंग एडवाइस फ्रॉम माई फ्रेंड्स, मैं दोस्तों से सलाह लेना ज़्यादा अच्छा समझता हूँ बजाय कि मैं खुद की सोच को यूज़ करूँ। फ्रेंड्स, प्रीफर शब्द आ रहा है और आपको पहले भी बताया होगा, और नहीं तो सुनिए। प्रीफर शब्द आ रहा है। प्रीफर शब्द के बाद कभी भी देन नहीं आएगा, इसको डिलीट करेंगे और टू लगाएंगे। तो प्रीफर वाले सेंटेंस में दो चीज़ों की कम पसंदी और ज़्यादा पसंदी की बात की जाती है। प्रीफर मतलब पसंद, लेकिन कब, दो चीज़ों में एक चीज़ ज़्यादा पसंद है, एक कम पसंद है। इस सेंटेंस की इंग्लिश बनाने के लिए हमको प्रीफर यूज़ करना है, और जो चीज़ ज़्यादा पसंद हो पहले वो आएगी, फिर टू आएगा, फिर कम पसंद वाली चीज़ आएगी। तो प्रीफर के साथ देन का यूज़ इनकरेक्ट है, तो डिलीटिंग देन आई सिंपली इंसर्ट टू, नाउ द सेंटेंस इज राइट। याद क्या रखना है, प्रीफर के साथ टू फिक्स है, जब कभी देन आए उसको डिलीट करें, टू लगाएं। ये कॉन्सेप्ट है मतलब आपका। तो दिस सेंटेंस नाउ राइट। याद रखें, प्रीफर के साथ देन नहीं, टू लगता है। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस, सेकंड लास्ट, सॉरी नॉट सेकंड लास्ट, 168। One of these issues basically discussed were the new grant in aid policy of the state government, especially in relation to universities. One of the issues is basically discussed were, कहता है जो issues थे, one of the issues जो मुद्दे थे उन पे एक पे मतलब ना खास डिस्कस किया गया। The new grant in aid policy, जो नई मतलब पॉलिसी आई है of the state government, especially in relation to universities, यूनिवर्सिटी के संदर्भ में। तो वन ऑफ द इश्यूज फेरली डिस्कस्ड, जो भी सेंटेंस वन से स्टार्ट होता है, ठीक है, जो भी सेंटेंस वन ऑफ द से शुरू होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा। तो यहाँ हम लोग वॉच कर देंगे। याद रखिए, वन ऑफ द, एनी सेंटेंस विच बिगिंस विद वन ऑफ द रिक्वायर्स सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब जस्ट बिकॉज ऑफ वर्ड वन। ठीक है, तो वन की वजह से आपको वहाँ पे वर्ड डिलीट करके वॉच लगाना है। यहाँ वन ऑफ द आ जावे, वन ऑफ दैम आ सकता है, वन ऑफ दीज आ सकता है, वन ऑफ दो आ सकता है, पर वन ऑफ के बाद यहाँ द आ रहा है, यहाँ दैम आ रहा है, यहाँ दीज आ रहा है, दोज आ रहा है, उसका कोई रोल नहीं है।
वी हैव टू सी वन, और वन तो सिंगुलर ही रहेगा। तो जब कभी सेंटेंस आप वन ऑफ द से शुरू करें, बोलते समय, लिखते समय, द हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज सिंगुलर। तो डिलीट वर्ब, इसकी जगह हमने वॉज लग दिया, अब सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो राइट सेंटेंस क्या हुआ? वन ऑफ द इश्यूज स्पेसिफिकली डिस्कस्ड was the new grant in ad policy of the state government, especially in the relation to universities. Clear? Now the sentence is correct. Friends, next sentence is next and last sentence is, इसमें एक सेंटेंस टाइप करने से रह गया है फ्रेंड्स, एक सेंटेंस रह गया है, नो मैटर एट ऑल, मिस्टेक्स हो जाती कई बार। एज वी अंडरस्टैंड इट, जैसा कि हम इस चीज़ को समझते हैं, he appears to be unreasonable anxious about solving this problem. Once again, as we understand it, जैसा कि हम इस बात को समझते हैं, he appears to be unreasonable, कि वो बेवजह चिंतित दिखाई दिया about solving this problem. प्रॉब्लम कुछ भी नहीं थी, लेकिन वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत ज़्यादा चिंतित दिखाई दिया। फ्रेंड्स, ये ग्रामेटिकली सेंटेंस इनकरेक्ट है। अनरीजनेबल जो है, जिस शब्द के अंत में ABLE आता है, वो एडजेक्टिव कहलाता है। सुनिए ध्यान से, देखिए, यूजेज ऑफ वर्ड्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और सेंटेंस कंस्ट्रक्शन पे नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर रिच इन टू ऑफ द थिंग्स, यूज ऑफ द वर्ड, कौन सा शब्द कहाँ यूज़ करना है, ये आना चाहिए, एक चीज़। दूसरा, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। विदाउट दीज टू थिंग्स, एंड थर्ड वन इज यू मस्ट बी रिच इन वोकेबुलरी, मीनिंग आपको खूब आनी चाहिए। इफ़ वी हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ दी थिंग्स, तो डेफिनेटली जब कभी आप बोलेंगे, जब कभी आप लिखेंगे, एवरीथिंग विल बी अप टू द मार्क। आई एम डेट श्योर अबाउट इट। बट द थिंग इज दिस, कि व्हाट आई एम एडवाइजिंग यू दैट गो थ्रू द सेंटेंसेस वेल, और इसको समझने की कोशिश करें। तो इस सेंटेंस के अंदर अनरीजनेबल, जिस वर्ड के एंड में ABLE आता है, वो एडजेक्टिव कहलाता है। यहाँ एडजेक्टिव की नहीं है, यहाँ एडजेक्टिव की नीड नहीं है, हमें यहाँ पे एडवर्ब चाहिए। तो हम इसमें ये अनरीजनेबली को हम बोल देंगे अनरीजनेबली। एबल में आप चाहें तो मतलब जो है, इसके अंदर आप केवल E हटा दें और इसकी जगह Y लगा दें, तो अनरीजनेबली हो जाएगा ये। करेक्ट? थोड़ा सा स्पेलिंग का आपको देखना पड़ेगा। हम अनरीजनेबल को अनरीजनेबली कर देंगे, या एडवर्ब की आवश्यकता है। और ये जब पॉसिबल होगा, आपको एकदम समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे एडवर्ब की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि वही वाली बात आती है कि बेस क्लियर नहीं है, यूजेस ऑफ वर्ड्स क्लियर नहीं है। तो किताब पढ़ाने का जो मकसद होता है वो ये है कि बुक में जितने भी लेसन्स आए हैं, उसमें जितने भी वर्ड्स आए हैं, उन वर्ड्स के यूज़ को समझाना, और उसमें जितने भी सेंटेंस हैं उनके कंस्ट्रक्शन को समझाना। जब हम इस तरह से किताब को पढ़ेंगे, तो फिर धीरे धीरे हर चीज़ क्लियर होती जाएगी, एंड वेरी सून यू विल बी टू दी राइट थिंग्स। तो फ्रेंड्स, आज के 10 सेंटेंस आपके सामने थे। आई होप सो यू माइट बी एंजॉइंग दिस प्रोग्राम ऑफ आईएलटीएस कोडिंग, ठीक है, शोन बाय मी। So with these words, I should say goodbye to all of you. Jai Hind.